नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक खबरदार में। हम आज किन खबरों को आपको दिखाएंगे और किस जगह से दिखाएंगे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का जो केंद्र है वो गुवाहाटी का ये होटल बना हुआ है, जहां पर उसके सारे विधायक छिटक कर एक एक करके पहुंचने अभी भी जारी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि खबरों के लेंस से खबरदार में आज हम आपको क्या क्या परख कर बताने वाले हैं, और उसमें हमारा सबसे बड़ा फोकस तो यही होने वाला है। महाराष्ट्र की महाभारत का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल थ्रिलर में हर पल एक नया मोड़ आ रहा है। यार या पार की लड़ाई है और इसका रिजल्ट एकदम उलझा हुआ है। इस सियासी मुकाबले में अब कुछ भी हो सकता है। शिवसेना इस समय अग्निपथ पर है और एकनाथ शिंदे की सेना के अग्निवीर बगावत की आग को उस हद तक फैला देना चाहते हैं कि शिवसेना ठाकरे मुक्त हो जाए। आपको बताएंगे कि मातोश्री के अंदर इस समय की पॉलिटिकल धड़कनें कैसी चल रही हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का प्लान क्या है। शिंदे गुट के नंबर और तेवर इस समय हाई हैं, तो शिवसेना भी नरम तेवरों से गर्म तेवरों की तरफ बढ़ गई है। कल तक जो शिवसेना बागी विधायकों को वापस आने का ऑफर दे रही थी, वो अब एक्शन वाले मोड में है और अब वो बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए जोर लगा सकती है। लेकिन क्या ऐसा करना शिवसेना के लिए संभव है? आगे क्या हो सकता है, इस पर एक कानूनी विश्लेषण हम करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आए एक बहुत बड़े फैसले का विश्लेषण। प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ लगाई गई जाकिया जाफरी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों को लेकर कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर साजिश सुलगाने वाले लोगों पर वार किया है और पूरे इकोसिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर पिछले 2 दशकों में सरकारी साजिश के तमाम आरोप लगाए जाते रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। इसी क्लीन चिट के खिलाफ गुजरात दंगों में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जो दावे एसआईटी की जांच में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, ऐसे झूठे दावों के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं है। तो इस खबर का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन शुरुआत हम महाराष्ट्र की राजनीति से ही करेंगे, क्योंकि सियासी उठापटक पिछले 4 दिनों से जारी है और यहां गुवाहाटी में 4 दिनों से शिवसेना के बागी विधायकों का आना जारी है। आज भी एक विधायक शिवसेना के टूट कर आए और इसी होटल में इस समय रह रहे हैं। लेकिन अब तक शिवसेना जिसके तेवर थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे थे और जो शिवसेना अभी तक खुला ऑफर दे रही थी अपने विधायकों को कि वापस आ जाए, वो अब ऑफर नहीं, चेतावनी दे रही है। जिस हिसाब से हर गुजरते दिन के साथ शिंदे गुट की तस्वीर में शिवसेना के बागियों के चेहरे जुड़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो उद्धव ठाकरे का फोकस सरकार के बजाय पार्टी बचाने पर शिफ्ट होना लाजमी है। संजय राउत ने गुरुवार को इसका हिंट दे भी दिया था। आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। गुरुवार को संजय राउत की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों बागी विधायकों पर नरम थी। वो 24 घंटे गुजरने से पहले ही शुक्रवार को अचानक गर्म हो गई। कल एकनाथ शिंदे को शिवसेना में लौटने का ऑफर देने वाले राउत ने आज बागी विधायकों को महाराष्ट्र में लौटने का चैलेंज दे दिया। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई, वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है, मुंबई में आ सकते हैं। राउत के बयान से लगता है कि अब शिवसेना बागी विधायकों पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। राउत की धमकी के बाद बागी विधायकों पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी हो चुके 16 शिवसेना विधायकों के निलंबन की मांग की है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने आज उद्धव ठाकरे की मांग पर शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता मान लिया। आज पहली बार आदित्य ठाकरे ने हजारों शिव सैनिकों के सामने बागी विधायकों को खरी खोटी सुनाई, लेकिन शिंदे गुट पर ना तो किसी रिक्वेस्ट का असर हो रहा है, ना किसी चेतावनी का। आणि सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत ते राहणार आणि आकडे विधिमंडळ जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात नसतात, सत्ता येत असते जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं। उद्धव साहेब बोलले काही सांगू नका कोणाला,
जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील, कारण लोकांच्या भावना आपल्या सोबत आहेत. आपण चांगलं केलं, कोणाचं वाईट केलं नाहीये, हे लक्षात ठेवून पुढे जा. माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं. ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है, और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है. वैसे भी ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति का ही एक रंग है कि जिन्हें उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद वाली कुर्सी को मजबूती देनी थी, वो उसे खींचने पर आमादा हैं, और जिनके पास उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाने का मौका भी है और बहाना भी, वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी को बचाने में जुटे हैं. बैठक में कल ही हमने जो बताया वही हमारी पार्टी की लाइन है. हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का. महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को टूटने से बचा पाएंगे, जिस पर अब शिंदे गुट दावा कर रहा है. नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे. त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुमच्या मागे आमची पूरी शक्ती आहे. गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक. तो अब तक शिवसेना के कुल 38 विधायक एकनाथ शिंदे को अपना नाथ यानी कि अपना नेता मान चुके हैं. पर वो कौन सी शक्ति है जिससे ताकत लेते हुए एकनाथ शिंदे और उनका पूरा का पूरा जो गुट है वो इस समय पार्टी के खिलाफ ही खड़ा है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा है. हालांकि इसका जो हिंट है वो एकनाथ शिंदे खुद ही दे चुके हैं जब उन्होंने सुपर पावर की बात की थी. कौन है शिंदे के एकनाथ, ये बताने से ज्यादा समझने की जरूरत है. जिस तरीके से गिनती यहां पर बढ़ रही है एक एक करके शिवसेना के विधायकों की, दूसरी तरफ मुंबई में यह दावा किया जा रहा है कि जो तस्वीर उभर रही है उस पर मत जाइए, यहां पर हमारी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी. उसमें कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है, उनके विधायक कम ही होते चले जा रहे हैं. जिस तरह से शिंदे गुट का कुनबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उससे साबित होता है कि सर्वशक्तिमान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है. लिहाजा उस अदृश्य सर्वशक्तिमान के प्रति आभार प्रकट करना तो लाजमी है. नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे. तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुमच्या मागे आमची पूरी शक्ती आहे. लेकिन आखिर वो सर्वशक्तिमान है कौन? आरोप यही आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने असम में शिवसेना के बागी एमएलएस को छुपाया हुआ है. बाकी एमएलएस का, सारा कंट्री का एमएलएस को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए. कांग्रेस का यही आर्गुमेंट है कि गुवाहाटी का सारा होटल अभी मैं बंद कर दूं. बार का मतलब ये थोड़े है कि असम में मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, होटल बंद कर दूंगा. आप भी आइए असम में. ये वही सर्वशक्तिमान तो नहीं जिसने रातों रात मुंबई से शिवसेना के बागी विधायकों को पहले सूरत शिफ्ट करवाया और फिर गुवाहाटी. कहीं उसी सर्वशक्तिमान ने ही तो एकनाथ शिंदे को आज मुंबई जाने से नहीं रोक दिया, वरना शिंदे तो होटल से निकल ही चुके थे फ्लाइट पकड़ने. लेकिन शहर में 3 घंटे घूमने के बाद होटल वापस आ गए. आपको हम यहाँ पर दिखा दें कि देखिए एकनाथ शिंदे जो कि आज सुबह निकले थे यहाँ से और सबको ये लग रहा था कि कहीं जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, वो यहाँ पर वापस लौट आए हैं. लगभग 3 घंटे के बाद वो यहाँ पर लौटे हैं. देखिए यहाँ पर अटकलें तमाम लगी, लेकिन आखिरकार वो यहीं पर बताया गया कि वो किसी निजी कारण से यहाँ पर बाहर गए थे, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर लौट कर आए हैं और अब भीतर यहाँ दाखिल हो रहे हैं. और इसीलिए सुरक्षा बंदोबस्त इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई थी. अटकलें बहुत सारी हैं, बार बार ये कहा जा रहा है मुंबई आइए, यहाँ पर आकर मिल बैठ कर बात होगी, लेकिन अभी जो 38 शिवसेना के विधायक यहाँ पर हैं वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे.
अगर शिवसेना के बागी विधायकों के नाथ एकनाथ हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे का नाथ कौन है, जिसकी पहचान बताने में शिंदे हिचकिचा रहे हैं। क्या पता इसके पीछे भी उसी सर्वशक्तिमान की माया हो, जिसे आज उद्धव ठाकरे ने दूसरी बार चुनौती दी है। वापरा आणि फेकाई त्यांची नीती आहे। तुम्हाला सुद्धा ते वापरतील आणि काम झालं का फेकून देतील। आज प्रश्न काय येतोय की नाही म्हटलं तरी आपण हे सतत सहन करत आलेलो आहे। ही यांची एक रीत झालेली आहे। त्यांच्यामध्ये आपल्याशी लढण्याची हिंमत नाही, धमक नाही, म्हणून आपलीच माणसं फोडायची आणि आपल्या अंगावरती सोडायची। तुम्ही लढत राहा, आम्ही आमचं काम मोकाटपणाने आम्ही चरत राहू। तुम्ही एकमेकांना भांडण, मग त्या राणेला सोडायचं आपल्या अंगावरती, आता ह्यानं आपल्या अंगावर सोडा, त्यांनी आपल्यावरती आरोप करायचे, आपण त्यांच्यावरती आरोप करायचे, हे आणि हे चरायला मोकळे। उद्धव चाहे जो कहे, लेकिन एकनाथ शिंदे को जो शक्ति मिल रही है वो उसी सर्वशक्तिमान की भक्ति का फल है, जो उद्धव ठाकरे के हाथों से रातों रात सत्ता छीनना तो चाहती है, लेकिन ना तो उद्धव सरकार को सहानुभूति बटोरने और मराठा कार्ड खेलने देना चाहती है, और ना ही 2019 में महाराष्ट्र वाली और 2020 में राजस्थान वाली गलती दोहराना चाहती है। इसीलिए काम पूरा होने से पहले सामने भी नहीं आना चाहती। महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ ये होता है, और इसीलिए मतलब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर मतलब सरकार बनाएगी। खैर फिलहाल तो महाराष्ट्र के कुरुक्षेत्र में शिवसेना का हर बार खाली जा रहा है, और वही होता दिख रहा है जैसा सर्वशक्तिमान चाह रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और गुवाहाटी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए, गुवाहाटी में जो कुछ हो रहा है वो तो औचक हो रहा है, अचानक हो रहा है, यानी जिसकी अपेक्षा कोई नहीं करता है वो अचानक हो जाता है कि एक न कोई विधायक मुंबई से शिवसेना का उठकर यहां पर चलता हुआ पहुंच जाता है। लेकिन मुंबई में जो कुछ हो रहा है वो सब अब रणनीति के तहत हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा हो या फिर महाविकास आघाड़ी की तरफ से, या यूं कहें कि शिवसेना की ओर से खासकर किया जा रहा हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ सरकार नहीं बचानी है, अपनी पार्टी भी बचानी है। कल सवेरे देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होनी है, अपने अलग अलग एलाइज से रामदास अठावले से भी वो मुलाकात करेंगे, और इसके बाद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के तमाम कार्यक्रम है। क्या क्या होने वाला है कल, विस्तार से हम समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी कमलेश सुतार इस समय मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं कमलेश, क्या क्या होगा कल? कल बहुत सारी मीटिंग्स है, मीटिंग्स का दौर चलेगा। आज रात को किस तरह से कुछ निर्णय आते हैं उस पर भी कई सारी गतिविधियां कल की डिपेंड है। अभी ही जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त महाराष्ट्र के जो एडवोकेट जनरल है वो विधान भवन में है। 16 जो शिवसेना के बागी विधायक है उन पर निष्कासन की कार्रवाई करनी चाहिए, इसको लेकर वहां माथापच्ची चल रही है, उस पर भी कई सारी चीजें डिपेंड करती है। दूसरी सबसे अहम बैठक कल जो होने वाली है, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग बुलाई है। आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे को और शिवसेना को कहीं ना कहीं ये बात का अंदेशा है कि अगर एकनाथ शिंदे के हाथ में लेजिस्लेटिव पार्टी चली गई है, लेजिस्लेटिव पार्टी बड़ी पार्टी का एक हिस्सा है, लेकिन कल जाकर अगर पार्टी सिंबल पे, पार्टी के झंडे पर, पार्टी के पूरी पार्टी पर ही एकनाथ शिंदे का कब्जा ना हो, इसके लिए रणनीति तय की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल बुलाई है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे कल शिव सैनिकों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये पहली उनकी पब्लिक कल मीटिंग होगी जिसमें आदित्य ठाकरे जाएंगे, दक्षिण मुंबई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रविवार को भी इसी तरह से बैठक होगी, उसी तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो अब तक हम कह रहे थे कि अभी तक सामने नहीं आना चाहते, उनकी अलग, हालांकि इनसे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कल बीजेपी के सहयोगी दलों से मिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो रिपब्लिकन पार्टी से है, उनसे बैठक करेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ गुवाहाटी में जो विधायक बैठे उनकी तरफ से क्या आता है, आज हमने दिन भर देखा, अलग अलग ट्वीट्स आ रहे थे, अलग अलग बयान आ रहे थे, खुलकर विधायक सामने आ रहे हैं। यामिनी जाधव जो विधायक है उन्होंने कहा कि किस तरह से पार्टी ने उनको लगातार नजरअंदाज किया, कैंसर से जूझ रही थी, संकटों का सामना कर रही थी, बावजूद इसके किसी ने उन्हें फोन तक नहीं किया। ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो बागी विधायकों का रुख क्या होता है, ये सारी चीजें कल है। शनिवार भी इस बार सुपर सैटरडे होगा और वीकेंड पर भी ये किस तरह से ये जंग चलेगी ये भी कल शनिवार को पता चलेगा। बाकी सबसे बड़ा सवाल तो कमलेश यही जो आप भी उठा रहे हैं वो कि कहीं असली शिवसेना को लेकर यह लड़ाई उस रूप में न नजर आए। असली शिवसेना वो जिसके पास संख्या है या फिर असली शिवसेना वो जिसके पास सरनेम है।
तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कानूनी दांवपेच किस तरीके से इस पूरे मामले में असर डाल सकते हैं। अगर 16 विधायकों के लिए ये कहा गया है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए तो क्या ये संभव है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ गुवाहाटी में शिवसेना के बागियों का हट है, दूसरी तरफ मुंबई में बाहें चढ़ाते शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत हैं। मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। आवश्यकता हो तो हम बाहर छोड़ने के लिए भी तैयार है, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं। दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों में हम जीत जाएंगे। शिवसेना के बागी विधायक अपने नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एक अलग ही स्वैग में अपनी तरफ आती सत्ता का स्वागत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं। दावा है कि ये शिंदे सेना ही असली शिवसेना है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना बचाओ, अघाड़ी बचाओ अभियान भी चल रहा है। वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है, तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि शिवसेना और अघाड़ी बचाओ अभियान में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उद्धव ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर 2/3 विधायक एक अपना ग्रुप बना के अलग हो जाते हैं ओरिजिनल पार्टी से, तो एंटी डिफेक्शन का कानून उन पे लागू नहीं होगा। तो अगर 37 से ज्यादा एक ग्रुप बना के अलग हो गए तो एंटी डिफेक्शन का मतलब ही नहीं है। जब एंटी डिफेक्शन का मतलब नहीं है तो ये 16 की जो डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, इसका क्या मुद्दा है, क्या बेसिस है? कोई बेसिस ही नहीं है इसका। स्पीकर ना होने की सूरत में डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी ज्यादा है। आर्टिकल 180 और 95 के तहत डिप्टी स्पीकर के पास वो शक्ति है जिसके दम पर वो बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। उस सेशन के लिए, उस दिन के लिए एक प्रो टेम स्पीकर बोलते हैं। प्रो टेम एक लीगल फ्रेज है, मतलब कि टेम्पररी स्पीकर उस दिन के लिए बनेगा। जो नॉर्मली एक सीनियर एमएलए होता है उसको बनाते में कोई तो कंडक्ट करेगा हाउस, तो स्पीकर करे, डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर वही कर सकता है जो स्पीकर करेगा। संविधान की 10वीं अनुसूची राजनीतिक दलों के नेताओं को अधिकार देती है कि वो अपने सांसदों और विधायकों को व्हिप जारी कर सकते हैं। इसके तहत सांसद और विधायक पार्टी लाइन में बंध जाते हैं और पार्टी के फैसले के मुताबिक काम करते हैं। इसी अनुसूची के आधार पर विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने की बात हो रही है। 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन का कानून बड़ा सिंपल है। अगर एक आदमी एमएलए किसी दूसरी पार्टी से मिल जाए और उनसे हाथ मिला ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, क्योंकि अगर वो ए पार्टी के टिकट पे जीता है तो वो पब्लिक को गुमराह कर रहा है। अगर वो बी पार्टी से हाथ मिला ले और उनके साथ जाते हैं। नियमों के मुताबिक दल बदल विरोधी कानून को आधार तभी बनाया जा सकता है जब किसी दल के बागी विधायकों पर ये लागू हो रहा हो। ऐसे मामलों में विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद कोर्ट रिव्यू कर सकता है। सबसे पहला और अहम मुद्दा क्या है कि प्रॉपर सरकार संविधान के हिसाब से स्टेट में होनी चाहिए, राज्य में होनी चाहिए। उसका काम है सरकार का कि भाई सरकार चलाए, जनता की सेवा करे। आज वह सरकार ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब घर छोड़ के चले गए, 40 अलग चले गए, 10-5 जो वहां बचे हैं वो अपनी सरकार फायर फाइटिंग में कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जनता के लिए तो कोई सरकार ही नहीं है। एक्शन तभी लिया जा सकता है जब किसी विधायक ने चुने जाने के बाद पार्टी की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली हो। ये एक्शन तब भी लिया जा सकता है जब किसी पार्टी का विधायक पार्टी लाइन से अलग जाकर किसी मुद्दे पर वोट करता है या वोटिंग से दूर रहता है। दिल्ली से संजय शर्मा और मनीषा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको एक चिट्ठी लिखी गई और उस चिट्ठी के जरिए कहा गया कि जो 16 विधायक हैं उनके खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। पर कुल मिलाकर ये कितना संभव है
डेप्यूटी स्पीकर ने भी जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल हैं उनसे सलाह मांगी है। हम आपको संजय शर्मा के पास लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता जो बहुत लंबे समय से सर्वोच्च न्यायालय की गतिविधियों को कवर कर रहे हैं, कानून के मामलों में वो अच्छी पकड़ रखते हैं। संजय, क्या हो सकता है, क्या क्या बातें कह रहे हैं सब? इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना है तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने अगर कुछ जजमेंट खंगालें तो उसमें यह है कि सिर्फ 2/3 तो विधायक होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा पार्टी में पूरी तरह से दो फाड़ के प्रमाण मिलने चाहिए। और उसके बाद भूमिका पूरी तरह से इसमें स्पीकर और राज्यपाल की होती है। स्पीकर के पास ये ताकत है, ये शक्ति है, ये अधिकार है कि वो इन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि राज्यपाल उस समय सदन बुलाकर शक्ति परीक्षण के लिए कह सकता है। अब जिस समय स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, सत्ताधारी दल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उनके पास विधायक कम है और बागी विधायक ज्यादा हैं, तो ऐसे में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सदन भंग करने की, विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मानने से इनकार कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल का अपना विवेक है, राज्यपाल अपने विवेक के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि एक और स्पीकर की शक्तियां हैं, दूसरी ओर विधानसभा, दूसरी ओर राज्यपाल की शक्तियां हैं। तो ऐसे में हमें तो पूरा ये लग रहा है कि थोड़ी सी भी जो भी असंतुष्ट वर्ग होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट आएगा या हाई कोर्ट जाएगा, यानी हाई कोर्ट भी गया तो उससे वापस सुप्रीम कोर्ट तो आना ही पड़ेगा, जहां हम इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में दो स्थितियां बनती हैं, एक तो ये कि राज्यपाल, लेकिन उसमें भी अगर स्पीकर डिस्क्वालीफाई भी करते हैं तो उसकी एक पूरी प्रोसेस है, यानी एक पूरी प्रक्रिया है जिसको पालन करना होगा। अभी तक सबसे कम समय में अगर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हुई है तो उसमें 3 महीने लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बीच राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल सदन आहूत कर सकता है और सदन आहूत करने के साथ ही अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है, और उसी बीच हो सकता है विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए, और ऐसे में फिर विश्वास मत तो सरकार को अब लेना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है कमलेश, तो फिर क्या समझे इसमें? देखिए, अब अगर एकनाथ शिंदे के खेमे के इन सदस्यों का निलंबन करना, इसके दोनों साइड से अलग अलग बातें कही जा रही है। उद्धव ठाकरे के गुट का जो कहना है, उन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसके जरिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधिमंडल नेता के तौर पर हटाया जाए, और जो पहला निर्णय वो लिया गया था। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के खेमे ने उसी दिन एक पत्र जारी करके एकनाथ शिंदे को फिर से गट नेता के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप के भरत गोगावले को उन्होंने प्रतोद के तौर पर, यानी चीफ विप के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया था। अभी उसी लेटर को लेकर उन्होंने कल शाम को एक नया उसी मुद्दों को लेकर उन्होंने कल एक लेटर दिया था। इससे पहले जो पत्र दिया गया था वो 30 सदस्यों की सिग्नेचर के साथ था, और अब 37 सदस्यों की सिग्नेचर के साथ ये पत्र दिया गया। इसके बीच में शिवसेना ने, इन दोनों पत्रों के बीच में शिवसेना ने ये निष्कासन की मांग की है। इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रही है कि 2/3 बहुमत होने के बाद में क्या 16 सदस्यों को निष्कासित किया जा सकता है या नहीं। इसको लेकर कानूनी राय ली जा रही है। मेरी जानकारी जो है, कल शिवसेना की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से दिल्ली में बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको इस बात का जिम्मा सौंपा गया था और उनकी राय मांगी गई थी। आज खुद एडवोकेट जनरल महाराष्ट्र के आशुतोष कुंभकोणी, उन्हें बुलाया गया है। इस बात की राय ली जा रही है कि अगर इस बात को कानूनी पेच में फंसना है तो इसका रिजल्ट किसके हक में आ सकता है। अगर हारने वाली लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो शायद ही एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना इस मुद्दे में आगे जाए, लेकिन अगर इस बात में थोड़ा भी लूपहोल मिलता है तो इस जंग को जारी रखा जाएगा। लेकिन जिस बात, ये मामला सिर्फ इनके 16 सदस्यों के निष्कासन का नहीं है, बल्कि पार्टी बचाने का भी है, और इसीलिए साथ ही साथ ये दोनों कसरत उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। एक तरफ विधिमंडल गुट में जो सीधी फूट दिख रही है, हर बारीकी पर नजर रखी जा रही है। कमलेश सुतार, संजय शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि ये पूरे एनालिसिस, ये पूरा विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस पूरे मामले को समझने के लिए। लेकिन एक और मामला बहुत अहम हो जाता है, वो ये समझना कि बागी विधायकों के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही एक बागी विधायक, यानी उन 38 में से एक विधायक से मैंने आज खास बातचीत की, जो इसी होटल में यहां पर मौजूद हैं और जो अपनी बात रख रहे थे कि क्या उन्हें वाकई जोर जबरदस्ती या कोई डर बनाकर यहां पर लाया गया है या फिर अपनी मर्जी से यहां पर आए। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, सत्ता का लालच, पैसे के लालच, आप सबके सभी आरोपों को झूठ कहा जा रहा है। क्या कहेंगे इन सारी चीजों पर आप? एक चीज तो ये है मैडम कि किसी को भी किसी चीज का लालच नहीं दिया गया था। हम लोग
कब से अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनसीपी कांग्रेस के पास साथ जाना नहीं है, ये लास्ट 1.5 ईयर से सब लोग बोल रहे हैं। आप पार्टी के लीडर है तो उनकी बातें समझिए, उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझिए और आप डिसीजन ले लीजिए। तो वो नहीं हो रहा था। और मैडम ये डायलॉग भी चल रहा था, आपको भी मालूम है डायलॉग चल रहा था। फिर वो डायलॉग अगर सक्सेसफुल होता तो आज भी एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना का इकट्ठा गवर्नमेंट होता महाराष्ट्र में। तो अब क्यों नहीं? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, अघाड़ी के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप लोगों को बंदूक की नोक पर और सुरक्षा कर्मियों के दबाव में जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। मैं भी इस होटल के बाहर मौजूद हूँ, सुरक्षा कर्मी तो दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या किसी दबाव के कारण यहाँ पर हैं? मैडम बिल्कुल नहीं। और आप जो चीज आपने बताई थी व्हाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, जो इशारा पवार साहब ने दिया था उस वक्त मेजोरिटी पवार साहब के साथ थी। अब मेजोरिटी शिवसेना के पास नहीं है, वो रिबेल ग्रुप के साथ है। अगर वो होती तो वो वापस नहीं आते। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सेज 2/3 and if it is more than 2/3 then you will have to accept the version. Whatever decision you want to take with the MLAs who are supporting you, you can take any decision. But those who want to go out, they have 2/3 majority. Then it is their constitutional right to have a group. We already have more than 2/3. And even all the independent MLAs which were supporting Shiv Sena are now with us. 2/3 है 37 और यहाँ पर अभी 38 शिवसेना के बागी विधायक हैं। लेकिन अब हम एक अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आया है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे, जिसमें सरकारी साजिश की बात सामने आई थी। उस दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी इन आरोपों को खारिज भी कर चुकी है। लेकिन 2002 हिंसा में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकिया जाफरी की उस प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज किया है और कहा है कि प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए पिछले लगभग 2 दशक से इस मुद्दे को गलत मंशा के साथ सुलगाया जाता रहा है और इसमें शामिल लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बीस साल गुजर गए। गुलबर्गा सोसाइटी में जो हिंसा हुई उसके नाम पर सियासत की कोशिश खत्म नहीं हुई। गुलबर्गा सोसाइटी में सांसद एहसान जाफरी की भी जान चली गई। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने 2002 की गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में एसआईटी की उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 452 पेज के अपने फैसले में न केवल जाकिया जाफरी की याचिका पर सवाल उठाए, बल्कि अहम टिप्पणी उन 3 अधिकारियों के खिलाफ की है जिन्होंने एसआईटी के सामने ये दावा किया था कि वो उस मीटिंग के चश्मदीद गवाह हैं जिसमें मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने वो आदेश दिए थे जिन पर आपत्तियां जताई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रविकुमार की बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि एसआईटी ने जांच के दौरान जुटाई गई हर चीज पर विचार करके अपनी राय बनाई थी। उच्च स्तर पर बड़ी साजिश के आरोप के मामले में कोई नई चीज या नई सूचना मौजूद होने पर ही आगे की जांच का सवाल उठता है, जो इस मामले में नहीं दिखता। इसीलिए एसआईटी की ओर से पेश की गई अंतिम रिपोर्ट को बिना कुछ किए स्वीकार किया जाना चाहिए। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है। 2002 की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में अचानक हुई घटना को कंट्रोल करने में
कुछ अधिकारियों की नाकामी को स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम करार नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने तह तक जाकर सारे आरोपों की जांच की हो। 60 एजेंसीज के द्वारा उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ, मीडिया एजेंसी, इंटरनेशनल एनजीओ, सेल्फ अपॉइंटेड एनजीओ, एसआईटी, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। दरअसल जाकिया जाफरी और तीस्ता चितलवाड़ ने मीडिया के स्टिंग ऑपरेशंस और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के बयानों के आधार पर प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। अदालत ने कहा कि जो दावे एसआईटी की जांच में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, ऐसे झूठे दावों के आधार पर सवाल उठाना सही नहीं। अदालत ने कहा कि 16 साल तक कार्यवाहियां चलती रहीं, मामले को गर्म बनाए रखने के लिए कई अर्जियां फाइल की जाती रहीं। असल में प्रक्रिया का इस तरह दुरुपयोग करने में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। जाकिया जाफरी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सख्त टिप्पणी इसलिए भी की गई क्योंकि 2002 में गोधरा में ट्रेन से जा रहे कार सेवकों की S6 बोगी में आग लगा दी गई थी। इसके बाद गुजरात में हिंसा भड़क गई थी। इस दंगे का आरोप सरकार पर लगाने की कोशिश शुरू हुई, यहाँ तक कि तब मुख्यमंत्री के पद पर मौजूद नरेंद्र मोदी से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी। तब करीब 8 घंटे नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुई थी। जाकिया जाफरी ने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गुजरात के गृह मंत्री, डीजीपी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर समेत 61 लोगों पर साजिश का आरोप लगाया था। एसआईटी ने उस वक्त नरेंद्र मोदी से 68 सवाल पूछे थे। लंबी प्रक्रिया चली और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि बार बार प्रक्रिया का दुरुपयोग करके इस मुद्दे का दोहन करने की कोशिश हुई। मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी महसूस किया है कि जानबूझकर इस विवाद को पिछले 2 दशकों से सुलझाया जाता रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जाकिया जाफरी की प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसी गंदी सियासत पर रोक लगेगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्णय आया और वो तल्ख टिप्पणियां की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद सामने आए। मेरे सहयोगी अंजना कश्यप ने उनसे खास बातचीत की। जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है रविशंकर प्रसाद जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, दंगे कहीं भी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों का अर्थ दंगों के तरीके से फैसले हो इसमें नहीं था। इनका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, वैमनस्य, पूर्वाग्रह से। आप याद करिए, 60 मीडिया ट्रायल, एनजीओज की ट्रायल, बाकी ट्रायल, एसआईटी ट्रायल मोदी जी के खिलाफ चली। 12 साल थे मुख्यमंत्री तब और 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहे तब। अब आप इस बात को समझिए, जानना बहुत जरूरी है कि 11 में सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी में कौन लोग थे? राघवन, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 सेंसिटिव केस में एक भी गुजरात का सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होगा। उन्होंने, अंजना जी, 9 घंटे मोदी जी को समन करके इंट्रोगेट किया और मोदी जी ने एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं से न हल्ला करवाया न जुलूस निकलवाया। आज एक सज्जन जो राहुल गांधी हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, तो देश में सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के धरना दे रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जानबूझकर कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ लोगों का उद्देश्य था टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ये क्या मतलब है इसका? और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि गोधरा कांड में कोच नंबर S6 में आग लगी, बहुत से कार सेवक मारे गए, उसके बाद राइट हुआ। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो एक उन्होंने रिटायर्ड जज उमेश बनर्जी का एक कमेटी बनाई थी 2005 में बिहार के चुनाव को प्रभावित करने, क्योंकि बिहार की राजनीति को आप भी समझती है, याद करिए। और उन्होंने क्या कहा था? कार सेवकों पर हमला नहीं हुआ था, अंदर से आग लग गई थी। क्या मतलब है इसका? मोदी जी को 9-10 साल अमेरिका का वीसा नहीं मिलने दिया इन लोगों ने, लेकिन हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री ने संयम रखा, कानून का पालन किया। वो कानून से भी जीते और जनता की अदालत में भी जीते।
और यह चाहे तीसरा सितलवाद हो या बाकी उनके साथी हो या एनजीओ हो जो फॉरेन फंडेड हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो कानून में भी हारे और उनके समर्थक यूपीए कांग्रेस के लोग जनता की अदालत में भी हारे। खबरदार में आज के लिए इतना ही।